देखिए, आप लोगों को आश्चर्य होगा जानकर कि सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो कोई हिंदुस्तानी विद्वान नहीं था। तो हिंदुस्तानी तो छोड़ो, अगल पड़ोस के भी नहीं थे। फ्रेंच विद्वान, नाम है गारसा द तहसी। गारसा द तहसी, इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंडुई हिंदुस्तानी। एंडुई हिंदुस्तानी, ठीक है। इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है। और आप बोलेंगे क्या अजीब सा नाम है। जो नए नए शुरुआत कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको थोड़ा सा इस नाम पर परिचित होना जरूरी है। और जो पुराने विद्यार्थी हैं, जान चुके हैं, पके हुए चावल हैं, वो तो समझते ही हैं। लेकिन फिर भी कितना भी हो, अभ्यासहीन अभ्यास से विद्या शुद्ध होती है। अभ्यासहीन विद्या प्रसीदताम, अभ्यास से विद्या बढ़ती है, उसी से प्रसिद्धि प्राप्त होती है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना विद्या बढ़ेगी, ठीक है ना। तो जितना अभ्यास करेंगे, जो नए विद्यार्थी हैं वो तो जरूर जानिए, और जो पुराने चावल हैं वो भी जानिए, समझिए। क्योंकि हम कोई ऐसा नहीं कि सब कुछ जानते हैं। ये कोई जान चुका है तो वो भी नहीं जानता है कि हम कितना जाने। आज तक दुनिया में ऐसा कोई हुआ ही नहीं जो ऐसा जान चुका होगा कि हम जान चुके हैं। अभी हम जान रहे हैं। बड़े बड़े वकील देखते होंगे ना, तो वो कहते हैं हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये दुनिया है, ऐसा कोई नहीं कि पूर्ण जानकार है नहीं। शुरुआत कर रहे हैं, जब जागे तब सवेरा। तो यहाँ सवेरा गारसा ताशी ने कर दिया। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा में पहला नाम इनका दर्ज हो गया। फ्रेंच विद्वान है। और इसका जो इस ग्रंथ का जो अर्थ सामने अब आ रहा है हिंदी में, हम इसको देखें। इस्तवार का मतलब है इतिहास। इस्तवार का मतलब इतिहास, ठीक है। और लिटरेचर का मतलब है, लिटरेचर बोली या साहित्य बोले। इंग्लिश वाले लिटरेचर लिख सकता है, लिटरेचर माने साहित्य, ठीक है ना। तो लिटरेचर माने साहित्य। एंदुई का मतलब है यहां पर हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा। हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। और हिंदुस्तानी का मतलब है जो हिंदी और उर्दू मिक्स है, जिसका महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहे थे कि ये भारत की भाषा होनी चाहिए, उसको हिंदुस्तानी कहा है, ठीक है ना। उसको हिंदुस्तानी भी कहा गया है। तो हिंदी और उर्दू जो मिश्रित भाषा है उसको कहा गया है यहां पर हिंदुस्तानी। तो हमारी भाषा तो अभी यही है, लेकिन महात्मा गांधी भी इसके पक्ष में थे पहले कि हिंदुस्तानी को भारत की भाषा बना दी जाए। जो आज हमारी राज्य भाषा हम उसको कह सकते हैं, या संपर्क भाषा उसको कह सकते हैं। राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी मिला नहीं है, समझ रहे। तो इतिहास, साहित्य, हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा, हिंदुस्तानी उर्दू मिश्रित भाषा, ठीक है, जो अधिकांश मुसलमान लोग उसको बोलते हैं।
तो पहला ये लिखा इन्होंने, ठीक है सर। और कब लिखा है इन्होंने इसको, तो देखो कब 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 प्रकाशन हुआ, कैसे हुआ, ध्यान से देखना। 1839 में प्रकाशन हुआ इसका, ठीक है। और इसके दो भाग किए इन्होंने। जो पहला संस्करण है 1839 में आया, तो पहला तो है 1839 में आया, और दूसरा जो भाग इसका हुआ तो 1847 में, ठीक है। पहला भाग 1839, दूसरा 47, पहला संस्करण। परीक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए, हर किसी चीज की दृष्टि से हमने देखना है। पहला संस्करण 2 भाग, 39 और 47। और इसका जो दूसरा जो प्रकाशन हुआ इसका, वो हुआ 1870 में, दूसरा संस्करण, ठीक है ना। अब लिख सकते हैं हम दूसरा संस्करण 1870 में। और इसके भी 3 भाग, कितने भाग, पहला भाग 70 और दूसरा जो 2 भाग थे, जो अंतिम 2 भाग हैं वो 71 में हुए, यानी 1871, 2 भाग। अब ये हम कुल मिलाकर इनको देख लें तो कितने प्रकाशन हो रहे हैं और कितने भाग हो रहे हैं। तो 2 प्रकाशन हो रहे हैं, 1839 और 1870, 2 प्रकाशन। तो 1839 और 1847 ये 2 भाग हैं। पहला भाग 39 और 47, 2 भाग। और 70 पहला भाग 70 में, और तीसरा चौथा और 5वां भाग हुए आपके 71 में। तो ये कुल मिलाकर के 5 भागों में, 5 भागों में और 2 प्रकाशनों में प्रकाशित हुआ है। 2 प्रकाशन निकले हैं और 5 भाग कुल मिलाकर हुए हैं, ठीक है ना। तो पहला संस्करण में 2 भाग और दूसरे संस्करण में 3 भाग। और आप यदि देख लेंगे तो परीक्षा की दृष्टि से अब देख रहे हैं, परीक्षा जो अब हो रहे, जो पैटर्न अब आयोग अपना रहा है, तो ऐसे डीपली क्वेश्चनों का अपना रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि कितने प्रकाशनों में, कितने भागों में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। इस प्रकार से अब जाकर के हमें डीपली पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो कहां से प्रकाशन हुआ, तो ग्रेट प्रकाशन जो हुआ कहां से हुआ, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमिटी, कहां से हुआ, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमिटी के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है 1839 में पहली बार, ठीक है ना। अब इसके बारे में यदि और हम जान लें, और जानकारी प्राप्त करना इसके जान लें, तो इन्होंने जो है 738 कवियों को स्थान दिया। मोस्ट जानकारी है, 738 कवियों को स्थान दिया, ठीक है। ध्यान से समझने योग्य बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है
इन 738 में से केवल 72 जो है हिंदी के थे। 72 हिंदी के थे। अब देखो 738 कवियों में केवल 72 हिंदी के थे, बाकी सारे के सारे उर्दू। अब भारी है भाई, उसकी मर्जी है जैसा लिखे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो पहला ग्रंथ है 738 मूल जो ग्रंथ है उसका 738 कवियों को उन्होंने स्थान दिया, 72 हिंदी के हैं उसमें केवल, और बाकी 738 में से केवल 72। और यदि इसके बारे में, इस मूल ग्रंथ के बारे में यदि टोटली देखा जाए, मेन जो देखा जाए इसमें मेन क्या है, तो इसमें जो वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई गई है, मैं पद्धतियों की बात कर रहा था, उन पद्धतियों में सबसे पहले जो पद्धति इन्होंने अपनाई है तो वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई है। और वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है ये सब आप देख चुके हैं। तो वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है, अब देखिए। इन्होंने जब लेखन प्रारंभ किया तो ये नहीं कहा कि ये आदिकाल क्या है, मध्यकाल क्या है, इसकी समय सीमा क्या है, समय सीमा कुछ भी नहीं, केवल वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णों के हिसाब से। तो पहला जो यहां कवि दिख रहा है वो है साहब अंगद। अंगद, क्योंकि जो हिंदी शब्दकोश है वो अनुस्वार से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है ना। तो अंगद, और अंतिम कवि जो है, पहला अंगद और अंतिम कवि है हेमंत। अंतिम कवि है हेमंत, पहला कवि है अंगद। ये प्रथम और यह है अंतिम। अब आप जान सकते हैं कि ये जो अंगद है, हो सकता है कब इसका जन्म हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। हेमंत का जन्म कब हुआ है, कुछ भी नहीं, केवल वर्णमाला की दृष्टि से वर्णानुक्रम पद्धति इसको कहा गया है, जो वर्णों के माध्यम से डिसाइड कर रहा है। तो ये भी कोई तार्किक पद्धति नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसके जो अनुवाद किए हैं, इस ग्रंथ का अनुवाद करने वाले विद्वान भी हुए हैं। तो पहला है उर्दू में अनुवाद हुआ इसका, करीमुद्दीन ने 1848 में इसका उर्दू अनुवाद करा था F.A. फैलन के द्वारा। किसके द्वारा, देखो ध्यान से समझना पहले, जो इस ग्रंथ का इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ का उर्दू अनुवाद जिन्होंने किया है, अब ध्यान से समझेगा। करीमुद्दीन, ठीक है, इन्होंने 1848 में, कब किया, 1848 में, किस नाम से, नाम क्या दिया इसका, तज़किरा ए शुअरा। पुस्तक का नाम क्या है, तज़किरा ई शुअरा। कब, 1848 में, समझ रहे हैं, 1848 में तज़किरा ई शुअरा नाम से। और किसके सहयोग से, देखो सहयोग की बात यदि की जाए तो F.A. फैलन के सहयोग से, F.A. फैलन के सहयोग से 1848 में इन्होंने तज़किरा ई शुअरा नाम से इसका प्रकाशन करा है, उर्दू अनुवाद इसका, ठीक है।
और इन्होंने जो कवियों को स्थान दिया है, इन्होंने भी गजब कर दिया था साहब। कितने कवियों को स्थान दिया? 1004 कवियों को स्थान दिया इन्होंने। कितने? 1004 कवियों को इन्होंने स्थान दिया, और उनमें से केवल केवल हिंदी के जो थे वो 60 थे। कितने थे? 60। अब बताओ, ये भी अन्याय है हिंदी के साथ कि नहीं? जो भी आ रहा है हिंदी के साथ अन्याय हो रहा है। आजकल भी देख लो, कौन हिंदी का सगा है। आप कोर्ट में जाओ, इंग्लिश, स्कूलों में जाओ, सारे इंग्लिश मीडियम खुल रहे हैं। सब जगह जाओ तो इंग्लिश का प्रचलन फैलाया जा रहा है। अरे हम कहाँ जी रहे हैं भाई? क्या हो रहा है हमारे साथ? थोड़ा देखना पड़ेगा ना हमें। हम रह रहे हिंदुस्तान में, बोल रहे अंग्रेजी। डॉक्टर भी लिख जा रहा है, इंग्लिश लिख रहा है, और समझ ही नहीं आ रहा। मरीज को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या दवाई लिखी है, कैसा लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। समझ? कोर्ट में भी इंग्लिश झाड़ रहे हैं। वहां तो पता चले भाई है कि हमारे बारे में क्या बोला जा रहा है। आई डोंट, कुछ पता नहीं। हिंदी के साथ न्याय हो, इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। हम जैसे कई लोग इसके बारे में जान रहे हैं, तो उठिए, खड़ा हो, प्रयास करिए। फालतू की आंदोलन करने से कुछ नहीं होने वाला। केवल अपना नाम झाड़ रहे हैं, अपनी राजनीति झाड़ रहे हैं, उससे नहीं। जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनके उठाइए ना, प्रयास करिए उनके लिए, तब जाकर के कुछ होगा। चलो, वो विषयांतर बात है, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने भी जो है केवल हिंदी को 60 कवियों का वहां स्थान दिया, बाकी सारे सारे उर्दू के हैं। समझ रहे? उसके बाद इसका हिंदी प्रकाशन हुआ। पहला प्रकाशन यदि देखा जाए तो उर्दू में हुआ, और दूसरा प्रकाशन जो अब हो रहा है 1953 में, किसके द्वारा हो रहा है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा। ये करीमुद्दीन कहाँ के हैं? ये दिल्ली के हैं बेटा, ये दिल्ली के हैं, ये करीमुद्दीन। ठीक है। अब आ रहे हैं हमारे पास जिन्होंने हिंदी अनुवाद इसका किया है 1953 में, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। उन्नीस सौ तिरपन में इन्होंने हिंदी अनुवाद करा, और इन्होंने जो कमाल किया है थोड़ा बहुत, 358 कवियों को इन्होंने स्थान दिया। कितने कवियों को इन्होंने स्थान दिया? 358 कवियों को इन्होंने स्थान दिया, और उनमें से 220 हिंदी के थे। थोड़ा बहुत न्याय हो रहा है। थोड़ा बहुत क्या हो रहा है? न्याय हो रहा है। समीचीनम। तो 1953 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 358 कवियों को स्थान दिया, और उनमें से 220 हिंदी के थे। ठीक है। और इसका प्रकाशन जो हो रहा है हिंदुस्तानी अकेडमी, कहां से? हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद। ठीक है। हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हुआ है। तो जो पहला
हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो पहला इतिहास हम समझ रहे हैं, उसका प्रकाशन कैसे कैसे हो रहा है वो अब देख लीजिए। ठीक है ना। तो जो गारसा दत्ताशी हैं, उसके बाद उसका उर्दू अनुवाद हो रहा है, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद हो रहा है, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और करीमुद्दीन, ये दो इसके अनुवाद करता हैं। इसके बाद जो आगे परंपरा चल रही है, अब थोड़ा सा भारत के लोग जागरूक हो चुके हैं। तो 1878 में देखो, पहला जो प्रकाशन उसका हो चुका था, शिव सिंह सेंगर कवि हैं, शिव सिंह सेंगर, ठीक है ना। इतिहासकर्ता का नाम है शिव सिंह सेंगर, और इनके जो इतिहास ग्रंथ का नाम है वो है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। पहला इसका 1878 में प्रकाशन हो चुका, लेकिन तमाम गड़बड़ियां इसमें निकली, बहुत सारी अशुद्धियां थी, तब जाकर के फिर प्रकाशन जो इसका हुआ दोबारा, तो 1883 में पुनः जब प्रकाशन हुआ। ध्यान से रखना, देखो जो मैं कुछ बोल रहा हूं उसको आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं परीक्षा की दृष्टि से जो जितने भी हो रहे हैं उनको लिखवा रहा हूं। बाकी कुछ बोल रहा हूं उसको भी आप लिखिए जो आपको मेन लग रहा है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिसको मैं बोर्ड पर काम कर रहा हूँ, वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। हाँ, बाकी जो मैं बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो भी आपको यदि मेन लग रहा है, मोस्ट लग रहा है, क्योंकि मैं बोलूंगा तो मोस्ट ही, लेकिन अब ऐसा नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में कि जो उसका पहला जो प्रकाशन हुआ 1878 में वो गड़बड़ था या नहीं था। इतना परीक्षा की दृष्टि से ये तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, इतनी मुझे आशा है। ठीक है ना। तो 1878 में पहला प्रकाशन हो चुका था, लेकिन गड़बड़ियां निकली, तो पुनः इसका जो शुद्धिकरण हुआ तो 1883 में हुआ। तो इन्होंने भी 1003 कवियों को स्थान दिया। कितने? 1003 कवियों को स्थान दिया। ठीक है। तो इसका जो प्रकाशन हुआ वो कहां से हुआ? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ। कहां से प्रकाश हो रहा है? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ के द्वारा। ठीक है ना। तो ये शिव सिंह सरोज लिखा गया 1883 में। 1003 कवियों को इन्होंने स्थान दिया। प्रकाशन ये मेन है यहां पर। ठीक है ना। अब इनके बारे में हमें और क्या जानना है। ये फ्रेंच विद्वान हैं, लेकिन पहले भारतीय विद्वान जो जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, ये पहले भारतीय विद्वान हैं। ये इनके बारे में कहा जा सकता है हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में पहले भारतीय विद्वान हैं। ये पहले हैं। ये हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में पहले भारतीय विद्वान है शिव सिंह सेंगर, 1883 में। वैसे महेश दत्त को भी कहते हैं, लेकिन उनका इतिहास उतना वो सक्षम नहीं कहा जा सकता। इसको वैसे भी रामचंद्र शुक्ल ने इसको कविवृत्त कहा है, कविवृत्त मात्र कहा है। इतिहास की परंपरा में ये भी नहीं आ सकता वैसे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और जो गारसा दत्ताशी का भी इतिहास ग्रंथ उसको भी
कविवृत्त कहा है ना। तो जो पहले भारतीय विद्वान हैं, ये भी एक प्रश्न बन सकता है, ध्यान से रखना। यहां 3 प्रश्न बन सकते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा, ध्यान से सुनना। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा, तो नाम आएगा गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले भारतीय, तो नाम आएगा शिव सिंह सेंगर, ठीक है ना। और उसके बाद यदि आएगा कि हिंदी साहित्य का सच्ची दृष्टि से यदि जो शुद्ध इतिहास है वो किसने लिखा, तो फिर रामचंद्र शुक्ल आएगा। तो इन ऐसे क्वेश्चन जब बनेंगे तो हम आपको एक बार उसका डिटेल बता देंगे इसके बारे में। लेकिन इसी प्रकार से जब क्वेश्चन बनते हैं तो हमारे अंदर में बौखलाहट आ जाती कि भाई ये पूछ क्या रहा है, कैसे पूछ रहे हैं। पहला इतिहास पूछ रहा है किसने लिखा, तो गारसा दत्तासी। पहले भारतीय विद्वान लिख रहे हैं तो फिर रामचंद्र शिव सिंह सेंगर। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा है, राम कुमार वर्मा कह रहे हैं कि ये जॉर्ज ग्रेसन ने भी लिखा है। तो उसके पर अनुसार किस किस कवियों के अनुसार किस किस ने लिखा है वो आप बिल्कुल हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास इतना बढ़िया ढंग से हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अभी केवल हम साहित्य लेखन परंपरा की बात कर रहे थे, इसके बाद हम बिल्कुल बढ़िया ढंग से इन कवियों के बारे में आपको लेकर के आएंगे। बढ़िया ढंग की जितनी भी विशेषताएं हैं उनको एक तरफ लिख करके बढ़िया ढंग से आप जैसे पीडीएफ में लिखते हैं वैसे हम यहाँ पर आपको बिल्कुल बढ़िया ढंग से लिख करके देंगे। और धीरे धीरे हम पीडीएफ बनाने की भी कोशिश करेंगे।